नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ श्री वीरेंद्र यादव जी हैं, जो कि चेयरमैन हैं विजिलेंस कमेटी एमसीजी से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुड़गांव से हैं। और इन्होंने अपना जो कार्यक्रम है, कैसे अपने कार्यकाल को स्टैब्लिश किया, कौन सी महत्वपूर्ण कार्य को इन्होंने अंजाम दिया, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो ये अभी भी फेस कर रहे हैं। आइए जानते हैं श्री वीरेंद्र यादव जी के खुद अपने वक्तव्यों से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जन मीडिया टीवी में। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू। जी सर, मैं जानना चाहूँगा या हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक सफर था वो कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे आप जो है सो राजनीति में आए सर। देखिए, मैं अपने आप को राजनीतिक मानता भी नहीं। मैं आई एम डैम सोशल एक्टिविस्ट। मैं सोशल एक्टिविस्ट और आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी 28 साल जॉब करके आ रहा हूँ, नेशनल मल्टीनेशनल्स में। ये राजनीति मेरा कोई क्षेत्र था नहीं, लेकिन अभी 4 साल पहले इलेक्शन में उतरने पर इस वार्ड 4 की जनता ने बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम दिया और मेरे को इलेक्शन में जिता दिया। तो मैं पिछले 4 सालों से कंटिन्यू ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूँ। आई एम द ओनली काउंसलर हु सिट्स इन ऑफिस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। और मेरी कोशिश है कि जो बर्निंग इश्यूज है वो उन पे ज़्यादा फोकस रखा जाए और वो ज़्यादा जल्दी सॉर्ट आउट किए जाए। तो जहाँ तक काम का सवाल है, एक मेरी निगाह में जो सबसे ज़्यादा जो मेजर जो प्रॉब्लम थी एरिया में पानी की थी, पीने के पानी की। पीछे वाटर टैंकर एरिया में काफ़ी भरपूर मात्रा में आते थे और लड़ाइयाँ भी हो जाती थी पानी के चक्कर में। मैंने सबसे पहले पानी के वाटर टैंकर कल्चर पे मैंने लगाम लगाया। आज की अगर बात करें तो मेरे गांव डूंडाहेड़ा में और पूरे सेक्टर 21-22 में, पूरे वार्ड 4 में कोई भी नॉट इवन ए सिंगल वाटर टैंकर कोई नहीं मंगाता। कहने का मतलब यह है कि पानी के टैंकर पे बिल्कुल लगाम लग गई है। दूसरी बात यह है कि इसके लिए कुछ सॉलिड, कुछ कंक्रीट काम किए गए हैं पानी के लिए। पीछे ऑनलाइन बूस्टर पे अल्टरनेट एक मोटर लगवाई गई और छुटमुट काम किए गए। दूसरा एक जो मेजर काम किया है वो यह है कि हमारे यहाँ बूस्टर स्टेशन तो काफ़ी बड़ा है, पिछले कार्यकाल में ही बना हुआ है, लेकिन हमारे पास वाटर सप्लाई बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से है, जो मारुति के सामने से, गेट के सामने से होकर आती है। वहाँ से पानी आता है और उसमें क्या है कि कोई भी टेक्निकल फॉल्ट अगर आ जाता है, कोई मोटर फूक जाती है, ऑनलाइन मोटर खराब हो जाती है, तो हमारे मोटर ठीक होने के बाद मोटर लगने में 2 दिन खराब हो जाते हैं और अगले 2 दिन और खराब हो जाते हैं। यानी कि 3-4 दिन हमें सफ़र करना पड़ता है पानी के लिए। तो वो मैंने पीछे ऑनलाइन बूस्टर का काम कराया और उसके बाद अभी लेटेस्ट जो एक काम, बहुत बोल्ड जो काम है, जिससे कि गर्मियों में भी, मैं बिल्कुल दावा कर रहा हूँ, ये आपके सामने कैमरे पे बोल रहा हूँ, गर्मियों में भी मेरे वार्ड 4 में पानी की कोई शिकायत नहीं होगी। क्योंकि अभी मैंने एक 6 इंची वाटर सप्लाई लाइन, जो कि हमारा सेक्टर 16 हाईवे पे एक दूसरा बूस्टर स्टेशन है, बड़ा बूस्टर स्टेशन है, वो GMDA ऑपरेट करती है। और बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इधर बहुत पुराना जो लगा हुआ है वो MCG ऑपरेट करती है। तो हमारे पास अभी मारुति के सामने से लाइन आई हुई है बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से। दूसरा, मैंने नगर निगम से एक प्रपोजल तैयार करा के और लगभग 45-50 लाख का एक प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली कंप्लीट कराया है। वो दूसरा जो बूस्टर स्टेशन सेक्टर 16 से आ रहा है वो शंकर चौक आ रहा है। शंकर चौक से सीधा राम चौक, आपने शायद देखा भी होगा, अभी आया आप, राम चौक से 6 इंची वाटर सप्लाई लाइन मैंने बूस्टर में कनेक्ट कराई है अभी रिसेंटली। तो उसमें हमें ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं है, हमें केवल इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना चाहिए कि 5-7 घंटे बूस्टर सेक्टर 16 का जो बूस्टर है वहाँ से हमें सप्लाई मिल जाए तो हमारे टैंक में पानी अवेलेबल रहेगा, जिससे कि हमें दिक्कत नहीं होगी। कारण ये है कि मेरे गांव में उद्योग विहार होने की वजह से किराएदारी ज़्यादा है, किराएदार बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 1.25 लाख के आसपास जनसंख्या है सर। तो इतने लोगों को पानी देना बड़ी
दिक्कत की बात हो जाती है। तो अब मैं बिल्कुल दावा कर रहा हूं इस बात का कि गर्मियों में भी पानी की शिकायत 1% भी नहीं रहेगी मेरे वार्ड में। एक ये बड़ा बोल्ड काम। दूसरा, मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि देखिए, योजनाएं तो पिछले सरकारों के कार्यकाल में भी आती रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन वो लोन होता था जो रीपेबल है, जो रीपे करना ही पड़ता था। अभी पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में मैंने पहली बार इतनी बढ़िया योजना देखी, PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत गरीब लोगों को 1.5 लाख रुपया तो मकान की रिपेयर के लिए, अगर टूट फूट है तो रिपेयर के लिए, और 2.5 लाख रुपया तोड़कर नया बनाने के लिए, या खाली प्लॉट है तो उस पर बनाने के लिए। ये योजना थी 1.5 लाख और 2.5 लाख की। ये योजना, ये डायरेक्ट हेल्प है। देखिए, कोई लोन नहीं है, रीपे नहीं करना, एक पैसा भी वापस नहीं देना, डायरेक्ट हेल्प है। और ये मेरे गांव में अभी पीछे 179 केसेस क्लियर हुए हैं। बहुत सारे लोगों को, लगभग मैक्सिमम लोगों को मिल भी चुका है, कुछ का अभी अंडर प्रोसेस है। तो आसपास के 20 गांव में भी किसी गांव में इतनी ज़्यादा लोगों को योजना नहीं मिली। दूसरा, मैंने मेरे गांव में BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के राशन कार्ड्स जो है वो पिछले 20-25 सालों से नहीं बने थे, केवल 20-25 ही राशन कार्ड थे। वो अभी मैंने 46 नए राशन कार्ड कराए हैं। और अभी जो हरियाणा सरकार ने जो नियम फिक्स किए हैं 1,80,000 परिवार की इनकम सालाना, उससे बिलो अगर किसी की है तो वो डिजर्व करता है BPL राशन कार्ड के लिए। तो अभी मैंने एक CFC अभी ऑफिस में शुरू करा दी है। आने वाले समय में अभी थोड़ा सा चंडीगढ़ से ही रुका हुआ है राशन कार्ड का काम। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से जनवरी में शायद वो ओपन हो जाएगा। तो जितने भी 10, 20, 30 केसेस जो बचे हुए हैं पेंडिंग, जो डिजर्व करते हैं BPL के लिए, उनका बन जाएगा बड़ा इजीली। मैंने शुरू में ही एक समस्या देखी कि आधार कार्ड की बड़ी समस्या थी। पीछे पूरे देश में आधार कार्ड प्राइवेट एजेंसियों को दिए हुए थे। मोदी सरकार ने पीछे दुनिया भर की एजेंसियां स्क्रैप कर दी, खत्म कर दिया, और अब सरकारी आधार सेंटर से। तो सबसे शुरू में ही मैं आधार सेंटर लेके आया, जो कि मेरे ऑफिस में एक रूम में बाकायदा पिछले 4 साल से चल रहा है, जिससे लोगों को बहुत सुविधा मिल रही है। खास तौर पे उद्योग विहार में कामगार है, उनको PF निकालने में बड़ी समस्या होती है। अगर छोटा मोटा कोई भी दिक्कत अगर आधार कार्ड में है, वो मिसमैच कर रही है डिटेल, तो उसका पैसा फंस जाता है गरीब आदमी का। उसके ऊपर मैंने बड़ा काम किया, वो बहुत एमिकेबली चल रहा है। दूसरा, जहाँ तक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात है, तो हरिजन बस्ती में मेरे यहाँ केवल एक ही डिमांड थी, बारात घर या चौपाल। वो एक बड़ी चौपाल अभी लगभग बन के तैयार है, उसमें कोई 10% काम बाकी है, वो अगले 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। वो उनको हैंडओवर होने जा रही है समाज को। दूसरा, एक छिप्पी कॉलोनी, मेरे यहाँ एक दलित कॉलोनी है, इंदिरा आवास योजना के तहत कोई 60-62 प्लॉट कटे थे 100 गज के, तो वो लोग रह रहे वहाँ पे। मतलब कोई थोड़ी सी भी ऐसी कोई मतलब कम्युनिटी सेंटर या बारात घर उठने बैठने के लिए कोई पब्लिक प्लेस नहीं था। उसका मैंने अभी टेंडर लगवाया हुआ, आज की लास्ट डेट है, टेंडर आज बंद हो जाएगा। वो एक 250 गज में बड़ी चौपाल, वो बारात घर छिप्पी कॉलोनी बनने जा रहा है। और एक गांव के अंदर बड़ी चौपाल, बहुत पुरानी 30-40 साल पुरानी चौपाल पत्थरों की बनी हुई है, उसका 1,42,00,000 का टेंडर छूट चुका है, और वो काम जल्दी ही अगले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा। तो वो भी अगले 6-7 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, जहाँ तक सेक्टर्स की बात है, सेक्टर्स में देखिए मेरी समझ से परे है कि कोई इतना कोई बर्निंग इश्यूज मेरे यहाँ एज सच मेरे सेक्टरों में कुछ ज़्यादा ऐसा है भी नहीं। केवल जब मैं चुन के आया तो एक सेक्टर 21 में अय्यप्पा मंदिर पॉकेट में पानी की, पीने के पानी की समस्या थी। वहाँ पे लोगों को सुबह 4 बजे जगना पड़ता था
पानी की सप्लाई के लिए। पूरे सेक्टर 21 में सप्लाई देनी होती थी तो अलग अलग पॉकेट के लिए अलग अलग टाइम नियत किया हुआ था। उसके लिए मैंने तुरंत ही 6 इंची अलग से वाटर सप्लाई लाइन केवल स्पेशली फॉर पॉकेट डी अयप्पा मंदिर पॉकेट के लिए डलवा दी। वहाँ पे अब पानी की कोई समस्या नहीं है। एक जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखिए सेक्टर वासी जो है सभी सेक्टर्स की पॉकेट्स के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और सभी ग्रुप्स में मैं हूँ। डेली मैं आधा घंटा पौन घंटा सभी व्हाट्सएप ग्रुप को देता हूँ। सुबह सुबह किस में क्या प्रॉब्लम आई हुई है उसको इंस्टेंटली रिजोल्व कराने के लिए मैं रिप्लाई करता हूँ और उसको आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ कंप्लेंट को। और देखिए मोस्टली क्या कंप्लेंट्स है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी कोठी के सामने मैनहोल का गटर का ढक्कन टूटा हुआ है, दैट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड, या कोई वाटर सप्लाई लाइन लीकेज है वो रिपेयर होनी है, या कोई एलईडी लाइट खराब है वो बदलनी है, या वो मेंटेनेंस का काम है। इस टाइप की मोस्टली इसी टाइप की समस्या होती है। दूसरा, पार्कों के लिए मैंने अभी एक बड़ा 2.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ और वो अभी काम चल रहा है। उसमें 4-5 पार्क कंप्लीट हो चुके हैं सेक्टरों के और बाकी पार्क्स का काम चल रहा है। अगले 4 महीने 5 महीने के अंदर अंदर सारे पार्क्स का नवीनीकरण हो जाएगा। जी वीरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने बहुत विस्तृत में बताया कि समस्याएं और वर्सेस उसका समाधान आपने कैसे किया। जी शिक्षा पे क्या आपने विशेष जी 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 शिक्षा के लिए देखिए, अभी मैंने पीछे हमारे यहाँ एक ही सरकारी स्कूल है, +2 तक स्कूल है, उसमें मैंने एक चीज़ मैं और ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में बहुत सर्विस करके आ रहा हूँ, 28 साल जॉब करके आ रहा हूँ, तो मुझे CSR एक्टिविटीज़ के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के थ्रू मैंने सरकारी स्कूल में कंप्यूटर लैब, कंप्लीट कंप्यूटर लैब, नई डेल के 20 कंप्यूटर लगवाए कैंडोर ITSEZ के तहत CSR के थ्रू। और सरकारी स्कूल में CSR के थ्रू टाइल्स का, पूरे ग्राउंड में टाइल्स का काम कराया, वो मारुति उद्योग के थ्रू कराया, दैट इज ऑल्सो अंडर CSR। तो मैं CSR के थ्रू भी कुछ काम कराता रहता हूँ। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक शिक्षा की बात है, मेरे यहाँ 1-2 NGOs भी काम कर रही है। एक साक्षी NGO चल रही है और एक और अभी नई एक NGO आई है जो कि जिन बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया वो उनको साल 6 महीने अपने यहाँ शिक्षा देते हैं और उसके बाद उसका स्कूल में एडमिशन कराते हैं। उसमें मेरी पूरी हेल्प होती है। जी ये बड़ा ही अच्छा आपने टॉपिक्स आपने बताया कि शिक्षा में भी आपने CSR के माध्यम से वर्कआउट किया। वीरेंद्र जी, आपने अपने कार्यकाल से लेके अब तक, चूँकि आप RTI में भी रहे हैं, आपको ये समझ है कि कौन कौन से स्कीम्स लागू हुए हैं और कौन से स्कीम्स में कैसे फ़ायदा लोगों को मिल सकता है जी। ये आपने किया है और आगे कर भी रहे हैं। क्या चैलेंजेज आपने फेस किए हैं और कौन सी ऐसी कसक रह गई है जो आप अभी और करना चाहते हैं? देखिए मेरे निगाह में गुड़गांव 2 चीज़ों से खराब हो रहा है। एक तो C&D वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, वो जगह जगह रोड पे पड़ा है, कोई भी मकान तोड़ता है कहीं भी डाल देता है ट्रैक्टर भर के, ये ठीक नहीं है। दूसरा, गार्बेज का बड़ा इशू है गुड़गांव में। C&D वेस्ट के लिए एक प्रगति कंपनी को C&D वेस्ट उठाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, हालांकि सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं है प्रगति की, मैं आपको बता दूं। दूसरा, IL&FS को क्रशिंग प्लांट लगाने के लिए बसई में काफ़ी समय पहले ज़मीन दी हुई है और वहाँ पे एक प्लांट एस्टेब्लिश भी किया है, लेकिन उसकी क्षमता बहुत कम है, वो पूरी तरह से कैपेबल नहीं है वो प्लांट। तो एक तो C&D वेस्ट बड़ा मुद्दा है। अब आप एक बात बताइए, गांव में किसी ने कोई किचन तोड़ लिया या कोई बाथरूम तोड़ लिया और उसका 1 ट्रॉली मलबा है, वो कहाँ डालेगा? अगर ऑथोराइज्ड एजेंसी के थ्रू अगर हम वो मलबा उठवाना चाहे तो वो बहुत महंगा पड़ता है। 1 ट्रॉली का 1800 रुपये के आसपास का चार्ज है। अब बताइए, एक गरीब आदमी, एक अगर कोई बाथरूम, एक तो उसने बाथरूम तोड़ा, वो बनाने में पैसा खर्च होगा, ऊपर से उसको डेमोलिशन C&D वेस्ट डलवाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। और अगर किसी ने पूरा मकान ही तोड़ लिया तो उसके लिए तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। ये इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए नगर निगम को। दूसरा एक मेजर इशू मेरी निगाह में गार्बेज का इशू है।
गार्बेज का हालांकि कई साल पहले गुड़गांव और फरीदाबाद में इको ग्रीन एनर्जी कंपनी है, इको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया नगर निगम फरीदाबाद एज वेल एज नगर निगम गुरुग्राम ने। ठीक है, दोनों जगह का कूड़ा इको ग्रीन उठा रही है, घरों से और कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से। लेकिन कूड़े का पहाड़ बंदवाड़ी में बढ़ता जा रहा है। अगर उसका जल्दी से जल्दी कोई रिजोल्यूशन अगर नहीं ढूंढा तो ऐसे तो कूड़े का पहाड़ लग जाएगा। और बंदवाड़ी के आसपास के गांव के लोगों ने कौन सा अपराध किया है कि उनका पानी भी खराब हो जाए उसकी वजह से। ठीक है, लीचेट जमा है वहां, उसको रिजोल्व करने के लिए मैंने पीछे, देखिए इसमें मुझे कोई हिचक नहीं है कहने में, मैंने जनवरी 2021 में एक लेटर रेज किया कमिश्नर एमसीजी को। उसमें कुछ सुझाव मैंने दिए थे कि कैसे क्या कर सकते हैं, और मैंने एनवायरनमेंट के ऊपर भी काफी पढ़ के, और तब मैंने कंपोस्टिंग पिट्स के बारे में सजेशन दिया था कि आप एक तो ये कूड़ा छांटने की जो बात है, देखिए एक सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हो रही है पूरे गुड़गांव में आज की तारीख में, जो प्रैक्टिस चल रही है गार्बेज में, वो ये चल रही है कि गार्बेज उठा लिया एजेंसी ने, उसमें से सेलेबल आइटम जो है वो छांट लिया, लाइक प्लास्टिक, पॉलीथीन, प्लास्टिक की बॉटल्स, गत्ते, कॉपी, किताब, ये सब उसमें से छांट लिए। उसके बाद क्या बचा? लीचेट। उसके बाद तो गंदी बचा, उसको उठा के बंदवाड़ी, और वो जो निकाल लिया उसको सेल कर देते हैं। तो ऐसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट चलेगा कैसे, कोई मेरे को बताए। अभी क्या हुआ, रिसेंटली मुख्यमंत्री साहब ने इनाग्रेशन करके गए, अभी गुड़गांव सेक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने, मैं भी वहां पे था उस समय। एमसीजी के हेडक्वार्टर की नींव रखी गई और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को बढ़ाया गया, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज की गई 15 मेगावाट से 25 मेगावाट। ठीक है, अब पहले तो मेरे को कोई ये बताए कि जब 15 मेगावाट का लगा ही नहीं है तो आप बढ़ाने कहां से चल दिए। लॉजिकली बिल्कुल ठीक है ये बात। अरे पहले 15 मेगावाट तो लगाते भाई, सही बात है। तुम लोगों ने 1 मेगावाट का लगाया नहीं और इंक्रीज करके, और उसकी जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस वगैरह लेके आ गए, पहले 15 का तो लगाते। चलो कोई बात नहीं, आप 25 का लगाएंगे। मेरा सवाल यह है कि आज की तारीख में जो प्रैक्टिस चल रही है गार्बेज से सेलेबल आइटम निकालने की, वैल्यूएबल आइटम्स निकालने की और उसको बेच देने की, अगर वही प्रैक्टिस चलती रही, मैं दावा कर रहा हूं कोई वेस्ट टू एनर्जी प्लांट नहीं लगने वाला, चल ही नहीं सकता। उसके लिए मेरी इको ग्रीन से बात हुई, उन्होंने हालांकि बोला है कि हम स्टोर रूम तैयार कर रहे हैं और इसमें से छांट के जो जिससे प्लांट चलेगा उस आइटम को हम स्टोर रूम में डालेंगे और वहां से वो बनवाड़ी पहुंचाया जाएगा और तब वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट चलेगा। वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इस चीज पे ये जो प्रैक्टिस चल रही है आज की तारीख में, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। देखिए, हम इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल देते हैं जो नंबर 1 पे है स्वच्छता में। ठीक है, पीछे हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम विजिट भी करके आई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। हम गुड़गांव को कैसे स्वच्छ, नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो मैंने ये सुझाया था कि देखिए, हम एमसीजी कहीं पे थोड़ा सा 2 एकड़ 4 एकड़ लैंड ले, 2 4 5 वेब साइटें क्रिएट करे, साइटें तैयार करे जिस पे कंपोस्टिंग पिट्स बनाए जाए दिलेरी से खुल के, और गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग जाए। गीला कूड़ा आई मीन सब्जी, साग सब्जी के पत्ते, हरी सब्जियां और फ्रूट्स के छिलके और ग्रीन वेस्ट, ये सब अलग से, और सूखा कूड़ा अलग से। और जो ग्रीन वेस्ट जो जाएगा उसको कंपोस्टिंग पिट्स में डाले, वर्मी डाले, और वो ऑन एन एवरेज मान के चले कि 25-30 दिन के रोटेशन में वो खाद में तब्दील हो जाएगा। तो हमारी कूड़े की आधी समस्या ऑन द स्पॉट खत्म हो सकती है, बनवाड़ी जाने से पहले। तो हमारे पास बचा आधा कूड़ा। आधे कूड़े में से जो जिससे एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट चलेगा, वो हम छांट लें।
और कूड़ा कम हो गया, ठीक है। और उससे वो प्लांट चले, तब इसमें कुछ हो सकता है। अदरवाइज तो आप देखिए, जैसे दिल्ली में पहाड़ लगे हुए हैं कूड़ा के, गुड़गांव में बंदवाड़ी गिने चुने सालों में ही, क्योंकि फरीदाबाद नगर निगम और गुड़गांव नगर निगम दोनों नगर निगम का कूड़ा आता है, लगभग मान के चले 1900 टन 2000 टन, ठीक। तो इसको कैसे करें? इसका सबसे बेस्ट जो तरीका है वो यही है कि गीला सूखा कूड़ा अलग अलग करे। अभी पीछे एमसीजी ने बोला था कि भाई नवंबर तक सभी गाड़ियां इंश्योर करें कि गीला और सूखा कूड़ा के पार्टीशन अलग अलग हो, लेकिन आमतौर पे देखने में आ रहा है कि अभी भी वही प्रैक्टिस चल रही है। दैट हैज टू बी लुक आफ्टर स्ट्रिक्टली, ठीक है, तब इसमें कुछ बदलाव देख सकते हैं जी। तो ये है, बाकी तो सब ठीक है। गुड़गांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काफी सारे टैक्स लगाती है, और एक और चीज, जहां तक कुछ चीजों पे सख्ती से कुछ इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, जैसे नगर निगम की सरकारी जमीनों पे कब्जे, हुड्डा एचएसवीपी की सरकारी जमीनों पे कब्जे, दुनिया भर की जमीनों पे कब्जे हैं, उसके बारे में, उस जमीन को अपने कब्जे में लेने के बारे में सख्ती से काम किया जाए। ये एक बहुत बड़ी जरूरत है सर। दूसरा ये है कि एडवर्टाइजमेंट का पैसा बहुत ज्यादा अटका हुआ है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, ऑन एंड अराउंड 400 करोड़ रुपीस एडवर्टाइजमेंट का बाकी है। ओके। अब उसमें कुछ पार्टियां कोर्ट में चली गई, उन्होंने स्टे ले ली, ठीक है, मान लिया, लेकिन इस मामले को ढीला छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पैसा वेस्ट हो रहा है, इसको सख्ती से वसूल किया जाए जी जी। और दूसरे भी कुछ जो, जैसे सपोज खाली पड़ी है जमीन, वो लीज पे दे, कुछ भी करे, कैसे भी करे, अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो उसमें देखा जाए। एक चीज मैं आपके माध्यम से और मैं कहना चाहूंगा, देखिए आज की तारीख में सेक्टरों में तो सभी सेक्टरों में बाकायदा पानी के मीटर लगे हुए हैं, और वो पैसा बाकायदा पे करते हैं, बिल में जितना भी आया बिल उसके हिसाब से वो पे करते हैं, और गांवों में कहीं भी पानी के मीटर नहीं लगे हुए जी। पीछे मैंने ये आवाज उठाई थी हाउस में, और उसमें देखिए नगर निगम ने तो काफी सस्ता किया हुआ है मामला। सेक्टर रेजिडेंट को तो पर 1000 लीटर पानी पे 10 रुपया पे करना पड़ता है। अच्छा। और गांव में ये ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड है, बहुत ही मतलब लो लेवल पे आ गया। सेक्टर में 1000 लीटर पे 10 रुपया, तो गांव में 1000 लीटर पे 1 रुपया चार्ज है। आप मतलब नथिंग, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहां है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पानी के मीटर लगवाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। ये जल्दी से जल्दी करे, ये इससे क्या है कि एक तो पानी की बर्बादी रुकेगी, दूसरा अर्निंग आएगी। फ्री में कोई चीज भी ना तो हजम होती है और ना ही देनी चाहिए जी। उसको आप रिड्यूस्ड रेट पे दे सकते हैं, आप उसको कम रेट पे दे सकते हैं, लेकिन फ्री की राजनीति जो है वो तो ठीक नहीं है। ये है सर जी। जाते जाते वीरेंद्र जी, मैं आपसे कोरोना के विषय में चर्चा हाँ सर, कोरोना जी जी, वो काफी अहम समय था जिस समय। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कोरोना के, देखिए आपने बड़ा सही सवाल उठाया। मैंने कोरोना के दौरान बहुत खुल के फील्ड में उतर के मैंने काम किया, एवरीबॉडी नोज इट। मतलब शुरू में तो जब वो सायरन वाली एम्बुलेंस आती थी तो बड़ा पैनिक क्रिएट होता था, लोग खड़े हो जाते थे, कौन है कौन है, कौन जा रहा है कौन जा रहा है, बड़ी दिक्कत की बात होती थी। पोस्टर घरों पे लगा देते थे, बाद में वो प्रैक्टिस बंद हुई, कोर्ट ने मना किया नहीं भाई आप पोस्टर ना लगाए, ठीक है। लोग बाग परेशान हो जाते थे, किसी के भी घर पे पोस्टर लगा गए, आसपास के 10-20 घर एकदम से होशियार हो गए, ठीक है। वो थोड़ा सा ठीक नहीं था। दूसरी बात ये है कि फिर भी अगर देखें तो जिस तरह से देखिए हमारी इम्यूनिटी वैसे ही हार्ड है पैदाइश, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही रफ टफ प्रवृत्ति के हैं। अदरवाइज व्हेन वी कंपेयर विद यूएस कितना 24-25 करोड़ जनसंख्या, और
डेथ टोल कितनी 7.5 लाख जी पूरे कोविड के दौरान बात कर रहा हूं, ठीक है। हिंदुस्तान में 140 करोड़ के आसपास हम पहुंच रहे हैं ठीक बात है। और डेथ टोल लगभग 5.5 लाख। यस फिर भी अगर ये देखें, अगर यूएस से कंपैरिजन अगर करें तो बहुत नुकसान होना था, जी लेकिन फिर भी बाय गॉड ग्रेस बहुत ठीक रहा, कंट्रोल में आ गया। जी और देखिए बहुत कोविड ने बहुत परेशान किया, दुनिया भर के काम धंधे ठप हो गए। आज की तारीख में भी देखिए एक मैं चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, ये IT SEZ लगभग वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और बड़ी बड़ी IT कंपनीज वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। हालांकि कंपनी का तो काम सफर नहीं हो रहा, क्योंकि IT कंपनीज में आप घर से भी वैसा ही काम कर सकते हैं, ऑफिस से भी वैसा ही काम कर सकते हैं, लेकिन वो ऑफिस में ना जाके और घर से काम करने की बदौलत देखिए किस किस सेक्टर पे फर्क पड़ रहा है। ओला उबर टैक्सी सर्विस बैठ गई, ठीक है। PG का काम धंधा बैठ गया। जो खाने की हाट्स, जो कोई फूड कार्ट लग रही थी, कोई फूड कॉर्नर था, वो सब बंद हो गए। तो बड़ी दिक्कत है जी। तो बहुत लोग सफर कर रहे हैं और बहुत ने सफर किया भी है। अब ठीक है, अब लग रहा है कि अब तो शायद कंट्रोल हो ही गया है। नहीं सर, आज और मैं आपको बता दूं कि आज ही सेंसेक्स क्रैश हो चुका है, 1500 पॉइंट्स नीचे गया है और केवल ओमिक्रॉन के भय की तरह। ये पैनिक है, ये पैनिक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। अब लगभग कंट्रोल में आ जाएगा। देखिए अगर हम चेचक की बात करें तो चेचक को कंट्रोल करने में 3-4 साल लग गए, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम तो लग सकता है, लेकिन वो इतना ओमिक्रॉन इतना कोई सेवियर नहीं है। जी। जाते जाते सर कोई विशेष संदेश अपने क्षेत्रवासियों को जन मीडिया टीवी के माध्यम से देना चाहते हैं? हाँ, देखिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी मैं कोशिश करता हूं कि किसी को भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई शिकायत ना आए। मैं जितना सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे मैं ऑफिस पहुंचता हूं और 3-4 बजे तक मैं ऑफिस में रहता हूं। उसके बाद अगर किसी को भी ज़रूरत है तो वो घर पे आ जाए, अर्ली मॉर्निंग आ जाए, शाम को आ जाए, मोस्ट वेलकम, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मेरी कोशिश है कि जब ऑफिस में बैठते हैं तो फेस टू फेस आप 20-30 लोगों से रूबरू होते हैं और वो बहुत मैटर करता है जी। और समस्याएं तो ये है कि मेरा फ़ोन लगभग आप मान के चले कि 24 घंटे ऑन रहता है जी। और मैं लेट सोने वाला और जल्दी उठने वाला बंदा हूँ। तो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विस दी जाए और बिना किसी भेदभाव के। जी जी। तो ये थे हमारे साथ श्री वीरेंद्र यादव जी, जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुड़गांव से हैं और इन्होंने अभी एज ए चेयरमैन विजिलेंस कमेटी भी है अभी, और इन्होंने अपनी बातों को रखा और ऐसे रखा जैसे कि समस्याओं के साथ जो समाधान होते हैं उस पर पूरी तरह से इन्होंने चर्चा किया। मुझे उम्मीद है कि इन्होंने जिस समाधान की बात कही है वो समाधान जो है सो इनके क्षेत्रवासियों को मिले और ये आगे भी कई लोगों के लिए एग्जाम्पल्स बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में फिर थैंक यू मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ठीक ही है मेरे ख्याल से, और क्या ज़्यादा कोई देखिए जो बिल्कुल बहुत पॉइंट सर जो टू द पॉइंट बातें हैं और जो रियल में जो की है, जो धरातल पे उतरी है गोस्वामी साहब, वही बातें हैं और क्या है इसमें। देखिए अब हम ये कहें कि हर एक के घर में कोई अनाज की बोरी रखते तो वो तो कोई नहीं करने जा, बिल्कुल ठीक, और वो है भी नहीं और करनी भी नहीं चाहिए, एकदम उचित रहा सर, है ना। तो बाकी तो ठीक है। और देखिए 2 ही मेजर इशू है गुड़गांव में, मैंने बता दिया जी, यही है। बाकी तो सर चलता ही रहता है कि छोटी छोटी चीजें। आप एक बात बताइए, मेरे को एक चीज बताइए, सीवरेज की समस्या है क्या वो कभी खत्म होने वाली समस्या है? नहीं, अभी नहीं होगी। नहीं, वो खत्म होगी कैसे? प्लान नहीं है वो तो नहीं, वो तो कहीं ना कहीं तो देखो ओवरफ्लो होना ही होना है, हो जाएगा। उसके लिए वर्कर है, मशीनें हैं, वो ठीक करे, हो गया।
ठीक बात, कोई बात नहीं। ठीक बात। मैं ये चीज कह रहा हूँ, हमारे घर की भी तो नालियां रुक जाती है सर, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। तो हम ये सोचे कि बिल्कुल ही एक चुटकी बजाते ही सब ये उलट पुलट हो जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं है ना। नहीं ठीक है सर, आपने जो आइडिया दिया वो कूड़े वाला, वो गार्बेज वाला, वो बहुत अच्छा था। वो बहुत अच्छा मुझे है। लगता है कि लोगों को इससे फायदा होगा। हालांकि यहाँ पे कुछ मशीनरीज वगैरह डाला हुआ है दिल्ली जितने भी निगम है ना, वहाँ पे हर एक निगम में एक मशीनरी या आसपास के उसमें 4-5 निगमों को मिला के एक मशीनरी डाला है, जिसका काम ही यही है कि उसको फिर वो नहीं चेंज कर अभी नहीं, ये बात उठी थी कहाँ पे सर, हमने तो मशीनरी देखी हुई है सर, हम आपको एक केवल बादशाहपुर में शायद। नहीं बहुत है सर। अच्छा। तो मतलब ऑलमोस्ट समझिए कि कम से कम नहीं तो 30 से 35 मशीनरी लग चुकी है। अच्छा, वेरी गुड। पीछे ये बात उठी थी कि 3-4 वार्ड मिला के एक मशीन लगा दी। लग गई। तो वो तो फिर उसके लिए है ना, सीएनडी वेस्ट के लिए। सीएनडी वेस्ट, करेक्ट। गार्बेज का बर्निंग इशू है, बताओ। हाँ, गार्बेज का तो बहुत बर्निंग है सर। अभी भी नहीं होता है सर, अभी भी ऐसा ही होता है कि सर, कहाँ डाले डंप में। सर आप एक बात बताइए, ऐसे अगर गुड़गांव सड़ाओगे तो कैसे बात होगी? यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है कि भाई कंपनी में कोई एग्जीक्यूटिव खड़ा हुआ है, कोई विदेशी, ठीक है, और शीशे में से झांक के देख रहा है कि बहुत बुरी हालत है बाहर, सही बात है, वो ठीक नहीं है। ये सर इजाजत है आज के लिए सर। अरे सर, फिर नेक्स्ट टाइम में फिर मुलाकात करेंगे हम लोग, मतलब पॉलिटिकल कैंपेन, सर्वे। अच्छा सर, एक चीज और सर, बताइए। हाँ, मेरे को ना आप लोग बताइए कि अभी 1 साल है इलेक्शन में, मैं आपको बता दूं, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स बीच बीच में ऐसा है कि जरूरी है, किसी ने कहा है कि आप कितने ही काम करते रहे, जब तक बताओगे नहीं तो भाई बात कैसे बनेगी। सर अभी मैं आपको लेटेस्ट बता देता हूँ, हमारे चाचा जी हैं बिहार में, उनको हमने बहुत बोला, लेकिन वो काम बहुत उन्होंने किया था, नो डाउट, वो दूर से दिखाई देता था। तो अब उनको हमने बोला कि थोड़ा सर्वे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कह नहीं यार हमको जीते जिताए वापस। बिल्कुल बिल्कुल, अब वही है बात। मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कत यह है कि मैं पब्लिसिटी में बहुत ज़्यादा मेरा कोई वो है नहीं, लेकिन ऐसा है कि चाहिए सर, हम जो सोचते हैं उस हिसाब से नहीं चलता संसार, चलता नहीं है सर। वो किसके दिमाग में क्या बैठ जाए किसी को कुछ नहीं पता। अब सुनिए, अब कोई ये कह देता है अरे यार पार्षद जी कहाँ रहते हो, दिखाई नहीं देते। यार हद हो गई। अरे भाई डेली ऑफिस बैठ रहा हूँ यार, तेरे को कोई काम है तो मैं नहीं मिलाऊं तब बोल। सर एक सोचने की बात सर, ठीक है। अब वो ये सोचते हैं कि चुना हुआ नुमाइंदा हर रोज तेरे घर के सामने से ही गुजरे, तो वो तो देखो संभव नहीं, और ना ये संभव है कि मैं रोज जाके एक एक दरवाजा नोक करके मैं हूँ जी, मैं हूँ जी, ठीक है ना। मैंने एक चीज बड़ी अच्छी कर रखी, मैं एक चीज और, चलो कोई बात नहीं, एक चीज और मैं वैसे कहना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट उसमें देखेंगे। देखिए, मैं उन गिने चुने काउंसलर्स में से हूं जिसने किसी भी RWA से कोई पार्क मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह का या कम्युनिटी सेंटर वार्ड कमेटी में नहीं लिया हुआ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ क्या है। पीछे काउंसलर्स ने दबाव बनाया MCG में, अच्छा भाई वो बना सकते हैं, हाउस में उनकी मेजोरिटी है, वो कोई रिजोल्यूशन पास करेंगे तो उसको कैसे अनदेखी करेगा, चुने हुए नुमाइंदे उनकी चल रही है। कहने लगे जी RWA इज नॉट डूइंग गुड, ठीक है भाई, सारे सेक्टर में पार्क्स ये पड़े हैं, वो पड़े हैं, सूखे हैं, कुछ नहीं हो रहा, ये है, वो पैसे खा रहे हैं, ठीक है। कहने लगे जी ठीक है, आप बताओ क्या करें। कहता है वार्ड कमेटियां गठित करो हर एक वार्ड में। अच्छा जी, और वार्ड कमेटी में पैसे डाले जाए, और वार्ड कमेटी का चेयरमैन होगा काउंसलर, लोकल काउंसलर, और उसकी देखरेख में होगा काम। क्या करें, मजबूरी है, ठीक है जी, कर देते हैं, क्योंकि RWA तो कोई लीगल ऑथेंटिसिटी थोड़ी है उसकी, वो तो रेजिडेंट्स ने बनाई एक अंडर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, वो रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है, चल गया। उसमें क्या था, 3 रुपया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पार्कों का हर महीने मेंटेनेंस चार्जेस RWA को जाता है। अच्छा, और 25,000 रुपया जाता है हर महीने कम्युनिटी सेंटर का। अच्छा, ठीक है सर। और सेक्टर में इनर और आउटर गेट जो है, जो वो उस पे जो एड वेड का है वो भी RWA लेती है। ठीक है।
जैसे सपोज किसी हॉस्पिटल ने अपनी ऐड लगा दी जी, मैं 1 साल तक लगाऊंगा, ठीक ठीक है भाई, कितने पैसे देगा, कितने दूंगा, RWA लेती है। ठीक है। अब देखिए पार्षदों की ट्यूनिंग नहीं बैठी RWA से, अच्छा कुछ पार्षदों की, अच्छा। मेरे जैसे तो एक्सेप्शनल केस है, मैंने तो सबको हजम कर लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भी वार्ड में सेक्टर्स हैं, ऐसे थोड़ी है सेक्टर 21-22 है मेरे वार्ड में। हाँ, तो क्या हुआ कि वो कहने लगे भाई नहीं, वार्ड कमेटी गठित करो, ठीक है भाई, हाँ, बनाया जी, वार्ड कमेटियों का अकाउंट, बैंक अकाउंट खोल दिया,